हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र कुमार और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा अब जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस आपका टॉपिक था वो खत्म हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल क्या होता है वो देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा HSAB प्रिंसिपल। देख लेते हैं एक बार। HSAB प्रिंसिपल। चलिए तो पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो जो आपका HSAB प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इट वॉज गिवन बाय पियर्सन। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है ये पियर्सन ने दिया था, और किस ईयर में दिया था, 1960 में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लॉ है HSAB प्रिंसिपल वो किसने दिया था, पियर्सन ने दिया था, और 1960 में दिया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या कहता है प्रिंसिपल, तो अकॉर्डिंग टू इट अ हार्ड एसिड, एक जो हार्ड एसिड है वो किससे इंटरेक्ट करेगा, ये प्रिंसिपल कहता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से ही इंटरेक्ट करेगा तभी स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से ही इंटरेक्ट करेगा तभी स्टेबल कंपाउंड आपको देगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट अ हार्ड एसिड विल इंटरेक्ट इजीली, यानी कि हार्ड एसिड इजीली इंटरेक्ट कर सकता है किससे, हार्ड बेस से, टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। और सॉफ्ट एसिड क्या है आपका, इंटरेक्ट करेगा सॉफ्ट बेस से इजीली टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। हार्ड एसिड हार्ड बेस से, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से ही इंटरेक्ट करेगा, जिससे हमें स्टेबल कंपाउंड मिल सके, ठीक है। तो देखते हैं, जो ये है आपका, ये कंक्लूजन लिखा हुआ है कि हार्ड एसिड इंटरेक्ट करेगा हार्ड बेस से तो आपको स्टेबल कंपाउंड देगा, एंड सॉफ्ट एसिड इंटरेक्ट करेगा विद सॉफ्ट बेस तो आपको स्टेबल कंपाउंड देगा। बस इतनी सी बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ले लेते हैं लिथियम आयोडाइड, ठीक है। तो जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका ये बनेगा, ठीक है, लिथियम आयन और आयोडीन आयन। तो अब बताइए, जो लिथियम आयन है पॉजिटिव वाले तो एसिड होते हैं, और नेगेटिव वाले जो आपके यानी कि कैटायन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड, और एनायन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेस। ये तो पता है। अब एसिड में भी कौन सा एसिड होगा, ये देखो साइज छोटा है ना, साइज छोटा है तो कैसा होगा, ये हार्ड एसिड होगा। इसका साइज बड़ा है तो कैसा होगा, सॉफ्ट बेस होगा। तो क्या हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस मिलकर बना सकते हैं स्टेबल कंपाउंड, नहीं। तो क्या बनाएंगे, अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। क्या बनाएंगे, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, CSF का, ठीक है, CSF सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। तो ये बनेगा आपका CS प्लस F-। अब बताइए, पॉजिटिव वाला तो एसिड ही होगा, नेगेटिव वाला बेस होगा, लेकिन ये देखो सीजियम का साइज बड़ा है तो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। जबकि ये क्या है, इसका साइज छोटा है तो क्या हो जाएगा आपका, हार्ड बेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस क्या मिलकर बनाएंगे, अनस्टेबल कंपाउंड, क्योंकि हमें तो हार्ड का हार्ड से चाहिए, हार्ड बेस है तो हार्ड एसिड से इंटरेक्ट करेगा तभी स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। इसी तरह हार्ड सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट बेस से ही इंटरेक्ट करके हमें स्टेबल कंपाउंड देगा। यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस, तो ये क्या देंगे आपको, अनस्टेबल कंपाउंड देंगे, ठीक है। दोनों ही अनस्टेबल कंपाउंड के बन गए केस। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख लेते हैं, BeF2 का। ये किस में टूटेगा, Be+2 में एंड 2F- में, ठीक है। अब आपको पता है बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा है, ऊपर से चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा आ रही है, तो ये आपका क्या है, हार्ड एसिड है। और आपका जो ये है फ्लोरिड आयन, ये तो आपको पता ही है, फ्लोराइड आयन, ये क्या है आपका, हार्ड बेस है। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलकर क्या बनाएंगे, इस बार ये क्या बनाएंगे, स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। इस बार क्या बन जाएगा आपका, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये इतना सा था आपका HSAB प्रिंसिपल, ठीक है, बहुत ही इजी है। और इसके बाद जिसने हार्ड और बेस समझ लिया था कल के लेक्चर में, उसके लिए बहुत इजी लॉ है। और उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे, पहले इतना यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं,
एप्लीकेशन ऑफ HACCP प्रिंसिपल, यानी कि HACCP प्रिंसिपल की एप्लीकेशन देखते हैं। तो नंबर 1 एप्लीकेशन है इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए हम HACCP प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। कैसे? HACCP प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए हम HACCP प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि द एसिडिक एंड बेसिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर एसिडिक और बेसिक पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स का आर सिमिलर, अगर एसिडिक और बेसिक पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स का क्या है, सिमिलर है, यानी कि अगर बेस हार्ड है तो एसिड भी हार्ड होना चाहिए, और अगर बेस सॉफ्ट है तो एसिड भी सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर सिमिलर है देन इट विल बी स्टेबल, तभी वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। इन अदर केस, और दूसरे केस में कंपाउंड क्या हो जाएगा, विल बी अनस्टेबल। अगर इससे अलग कोई भी केस है तो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। समझिए इस चीज़ को, कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया और पूछा गया है कि ये स्टेबल है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें हार्ड एसिड और जो आप आपका एसिडिक और बेसिक पार्ट को देख लीजिए। अगर एसिड आपका हार्ड है तो बेस भी हार्ड होना चाहिए, तभी वो क्या है, आपका स्टेबल है। और अगर एसिड सॉफ्ट है तो बेस भी सॉफ्ट होना चाहिए, तभी वो स्टेबल है। यानी कि एसिड और बेस दोनों सेम होने चाहिए। हार्ड एसिड है तो हार्ड ही बेस होना चाहिए, सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट ही बेस होना चाहिए। दोनों पार्ट सेम होने चाहिए, एसिडिक और बेसिक पार्ट कॉम्प्लेक्स के, तब हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स क्या है, आपका स्टेबल है। ठीक है, तभी कहेंगे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, आपका अनस्टेबल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। तो हम लेंगे एग्जाम्पल HgF2 का, HgF2 का लेंगे। ठीक है, Hg+2 में ब्रेक डाउन होता है और 2F- में होगा। ये क्या है आपका, Hg का साइज तो बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। जबकि ये क्या है आपका छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हार्ड बेस हो जाएगा। अब क्या ये सिमिलर पार्ट दिख रहे हैं, इस वाले कंपाउंड के सिमिलर पार्ट है, नहीं है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1 मान लीजिए एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर मान लीजिए 2। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं आपका HgI2 ले लेते हैं। और ये कैसे टूटता है, Hg+ में और 2I- में। और ये कैसा है आपका सॉफ्ट एसिड है अगेन। और ये क्या है आपका, ये इस बार सॉफ्ट बेस होगा, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है। क्या होगा, इसका साइज बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट बेस। तो ये क्या बना रहे हैं आपका, देखो सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, एसिड वाला पार्ट भी सॉफ्ट है और बेसिक वाला पार्ट भी सॉफ्ट है। तो यानी कि क्या है, इस बार स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये HgF2 और HgI2 दोनों देकर ये पूछे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से, इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा नहीं, तो आप दोनों में क्या करोगे, पहले इनको डिसोशिएट करो आयंस में, और इसके आयंस को देखकर आप पता लगा लोगे, पॉजिटिव वाला एसिड होगा और नेगेटिव वाला क्या होगा, बेस होगा। और उनमें भी आपको अब एसिड और सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड आप ये पढ़ चुके हैं, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस पढ़ चुके हैं, तो उसके बेस पर आप देख सकते हो सॉफ्ट है या एसिड हार्ड है। ठीक है, ये वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस का, तो उससे पहले वो देख कर आइए, उसके बाद ये वाला लेक्चर समझिए। तो फिर आप क्या है, हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और उसके बाद आप ये बता सकते हो कि अनस्टेबल कंपाउंड होगा या स्टेबल। अगर दोनों सेम है तो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पर इसकी। एप्लीकेशन 2 देखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है या नहीं, यानी कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पॉसिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ HACCP प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं एक बार। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी डिपेंड करती है किस पर, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के एसिडिक और बेसिक पार्ट के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है हमारी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी। यानी कि रिएक्शन की पॉसिबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, उस रिएक्शन के प्रोडक्ट के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। इफ द, देखो यहाँ पर, इफ द इंट्रैक्शन, अगर इंट्रैक्शन किसका, प्रोडक्ट का ज़्यादा है, किसका, इंट्रैक्शन, प्रोडक्ट का जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्टेबल है देन रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट का इंट्रैक्शन, तो देन द रिएक्शन विल बी पॉसिबल, तब रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल
नहीं होगी। तो हमें क्या चेकआउट करना है, हमें रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को चेक कर लेना है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है ज़्यादा रिएक्टेंट के कंपैरिजन में तो रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। CSF और Li, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पर देखो, जब इसमें आप देखोगे तो CS क्या है आपका, CS है आपका सॉफ्ट एसिड। क्या है, सॉफ्ट एसिड। जबकि आपका F क्या है, आपका हार्ड बेस। ठीक है, और इधर आप देखो ये क्या है आपका हार्ड एसिड और Li क्या है आपका सॉफ्ट बेस। ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन जब आप इधर देखोगे तो कैसे ये वाला जब इसको ब्रेक डाउन करोगे, पहले कर लो आप चाहे तो, H प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला किसके साथ, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस के साथ, और प्लस वाला कहाँ जाएगा, इस माइनस के साथ। ये तो आते ही है, तो C क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पर CS, और ये बन जाएगा आपका I, प्लस क्या बन गया आपका LiF, ये बन जाएगा आपका। अब एक बार चेक करते हैं स्टेबिलिटी। इसमें क्या है, ये क्या है आपका सॉफ्ट एसिड और ये क्या है आपका सॉफ्ट बेस। ये क्या है आपका हार्ड एसिड और ये क्या है आपका F हार्ड बेस। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को कि CSF में CS क्या था आपका सॉफ्ट एसिड और F क्या था आपका हार्ड बेस। तो ये वाला जो कंपाउंड था अनस्टेबल था। ठीक है, अनस्टेबल था। LiF में देखते हैं, क्योंकि सेम नहीं था तो अनस्टेबल है। उसके बाद Li के साथ आपका हार्ड बेस, और सॉरी Li था आपका हार्ड बेस और I था आपका सॉफ्ट बेस। ठीक है, तो ये भी अनस्टेबल था। यानी कि कुल मिला के बात इतनी की गई है कि जो रिएक्टेंट वाला साइड है ना, रिएक्टेंट वाली जो साइड है, इधर क्या है आपका अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं दोनों। ठीक है, वाइल अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड में देखते हो, ये प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट की साइड देखते हो तो क्या है आपका, ये क्या है CS क्या है सॉफ्ट एसिड, I क्या है सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस ये स्टेबल है। ठीक है, एंड हार्ड एसिड जो Li है वो हार्ड एसिड है और F क्या है आपका हार्ड बेस है, तो क्या है ये भी स्टेबल है। ठीक है, तो हमें यही तो देखना है किसी रिएक्शन में, अगर प्रोडक्ट वाला साइड जो है, प्रोडक्ट कि जो आपका प्रोडक्ट की साइड जो है आपका मॉलिक्यूल वो एसिडिक और बेसिक पार्ट जो है, प्रोडक्ट की साइड एसिडिक और बेसिक पार्ट जो है उनके बीच में इंट्रैक्शन क्या है आपका ज़्यादा स्टेबल है देन रिएक्टेंट साइड, देन हम कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या है आपकी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो ये अनस्टेबल है, इधर रिएक्टेंट की साइड प्रोडक्ट की साइड स्टेबल है, तो ये क्या है रिएक्शन पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप लिख सकते हैं पॉसिबल, तभी हुई है आपकी रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी देख सकते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी पहली एप्लीकेशन क्या थी, पहली एप्लीकेशन थी हमारी कि पहली एप्लीकेशन हमने अभी देखी थी वो थी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। एंड सेकेंड आपकी एप्लीकेशन है कि रिएक्शन की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, तो कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं वो आप देख सकते हैं इसकी हेल्प से, और दूसरा आप देख सकते हैं रिएक्शन की पॉसिबिलिटी। चलिए थर्ड अपनी एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ 4। पहले यहाँ तक ये नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ ओर। एग्जिस्टेंस ऑफ ओर यानी कि जो अयस्क होते हैं उनकी उपस्थिति। ठीक है, एग्जिस्टेंस तो देखते हैं, द मेटल एग्जिस्ट, जो मेटल्स हैं एग्जिस्ट करती हैं इन नेचर। नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है मेटल्स, इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स और आपको पता है जितनी भी जो आपकी मेटल्स हैं वो किस में एग्जिस्ट करती है, नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मिनरल्स और की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो क्या करती हैं नेचर में किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मिनरल्स या और की फॉर्म में ही पाई जाती हैं। तो द नेचर ऑफ दीज मिनरल्स कैन बी एक्सप्लेन, तो इन मिनरल्स का जो नेचर है वो किसके बेस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो द नेचर ऑफ दीज मिनरल्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। अब ये जो मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स का जो आपका नेचर है वो जो इन मिनरल्स का नेचर है वो कैसे किसके बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, द हार्ड मेटल आयंस, जो हार्ड मेटल आयंस हैं लाइक आपके हो गए Mg+2, ये हार्ड मेटल आयंस हैं, Ca+2, Al+3 जनरली एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। जितने भी आपके हार्ड मेटल आयंस है, हार्ड मेटल आयंस जो आपके हो गए जैसे Mg+2, Ca+2, Al+3, ठीक है, इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, क्या हो गए आपके हार्ड मेटल्स हो गए, तो जनरली एग्जिस्ट करते हैं इस ऑक्साइड फॉर्म में। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स
किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्साइड या कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, एंड इट इज ड्यू टू, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द सिमिलर लिंकेज बिटवीन मेटल आयन, और ये होता है सिमिलर लिंकेज बिटवीन मेटल आयन एंड एनायन। मेटल आयन और एनायन के बीच में क्या है, सिमिलर लिंकेज होने की वजह से, यानी कि स्ट्रॉन्ग से लिंक हो रहा है, सॉफ्ट से लिंक हो रहा है, तो उस लिंकेज की वजह से ही आपका ये होता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह द सॉफ्ट मेटल, जो सॉफ्ट मेटल आयंस हैं, लाइक सॉफ्ट मेटल आयंस क्या हो गए आपके, Hg+2 हो गए, Pt, Au, जिनका साइज बड़ा होता है, वो सारे क्या हो गए, सॉफ्ट मेटल आयंस हो गए। एग्जिस्ट इन सल्फाइड, वो किस फॉर्म में रहते हैं, सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ड्यू टू सिमिलर लिंकेज बिटवीन कैटायन एंड एनायन, क्योंकि वो क्या करते हैं, कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है, सिमिलर लिंकेज होता है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर देखो, जो आपके जितने भी मेटल्स हैं वो मिनरल्स या और फॉर्म में रहते हैं, तो अब मिनरल्स की क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे, वो भी हम किसकी हेल्प से देख रहे हैं, HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से। तो जो आपकी हार्ड मेटल्स है ना, जनरली जैसे Mg+2, छोटे साइज वाली मेटल्स कह सकते हैं आप, वो जनरली एग्जिस्ट करेंगी किस फॉर्म में, ऑक्साइड, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड फॉर्म में। और जो आपकी सॉफ्ट मेटल्स हैं लाइक Hg+2, Pt+2, Ag, Cu+, जनरली एग्जिस्ट करेंगी किस फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, ठीक है, सल्फाइड फॉर्म में। ये भी आपको किससे पता चलता है, HSAB प्रिंसिपल से। HSAB प्रिंसिपल से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी मेटल हार्ड है, कौन सी मेटल सॉफ्ट है और कौन सी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो एग्जिस्ट कौन सी करेंगी, ये सारी एग्जिस्ट करेंगी। और लिंकेज कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट तभी तो करेंगी, लिंकेज कैसा होना चाहिए इनके बीच में, सिमिलर लिंकेज, ठीक है। सॉफ्ट से लिंक करे और हार्ड से लिंक करे, तो सिमिलर लिंकेज की वजह से क्या हो रही है, ये सारी एग्जिस्ट कर रही है नेचर में। और क्यों, किस फॉर्म में कर रही है, सॉफ्ट सारी सल्फाइड फॉर्म में, ऐसे याद रखना, सॉफ्ट सल्फाइड, SS सॉफ्ट सल्फाइड, ठीक है। और बाकी जो आपकी हैं हार्ड, वो किस में कर रही है, ऑक्साइड्स में, हाइड्रोक्साइड्स में, और आपके ये जो है आपका कार्बोनेट फॉर्म में, ठीक है। तो ये था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ और। ये भी हम क्या कर सकते हैं, HSAB प्रिंसिपल से हम ओर्स की एग्जिस्टेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फोर्थ एप्लीकेशन। पहले एक बार इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ अपनी एप्लीकेशन, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का नेचर जो क्या रखता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड रखता है, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, चलिए फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इन एम्बीडेंटेड लिगेंड टू डिफरेंट साइट्स आर अवेलेबल, यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें दो डिफरेंट साइट्स होती हैं अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको पता है ना, जो दो बॉन्ड बनाता है और दोनों अलग अलग साइड से बनाता है, साइट्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, दो तरह की बॉन्ड बना सकता है विद मेटल आयन, यानी कि मेटल आयन के साथ वो लिगेंड जो मेटल आयन के साथ दो डिफरेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि अलग अलग साइड से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। उसकी दो साइट अवेलेबल होती हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उन्हीं लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, कि अब इसको ये देख लेंगे एक बार, क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। इन एसियन, ये देखो थायोसाइनाइड है, एसियन में क्या होता है, सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन। आपको पता है एसियन में ये आपका क्या है, आपका थायोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड है। और थायोसाइनाइड में क्या होता है, देखो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही क्या आपके डोनर एटम है, ठीक है। तो सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन एटम आर अवेलेबल, दोनों ही अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन, यानी कि डोनेशन के लिए ये दोनों ही क्या है आपके डोनर एटम है, दोनों ही बोथ आर डोनर एटम, बोथ आर डोनर एटम, दोनों ही क्या है आपके डोनर एटम है, दोनों ही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन को। तो क्या लिख रखा है कि सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन, दोनों में दोनों यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही क्या है अवेलेबल है फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल है, बट लेकिन इट्स नेचर डिपेंड्स, लेकिन इनका नेचर क्या करता है, डिपेंड करता है ऑन मेटल आयन, लेकिन इनका नेचर मेटल आयन पर डिपेंड करता है। कैसे, इफ द मेटल, अगर मेटल क्या है आपकी, इफ द मेटल आयन इज हार्ड, अगर मेटल आयन हार्ड है, ठीक है, मेटल आयन क्या है आपका हार्ड है, देन नाइट्रोजन पार्ट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। तब क्या होगा, अगर मेटल हार्ड है, मेटल आपका लगा है हार्ड, ठीक है, मेटल हार्ड लगा है, तब कौन सा पार्ट डोनेट करेगा इसे इलेक्ट्रॉन, डोनेट कौन सा पार्ट करेगा इसको इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पार्ट, नाइट्रोजन पार्ट, ठीक है। और अगर आपका क्या है, इफ मेटल पार्ट इज सॉफ्ट, अगर मेटल पार्ट क्या है आपका सॉफ्ट है, देन सल्फर विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, तब क्या करेगा, सल्फर डोनेट करेगा। यानी कि अगर मेटल पार्ट क्या है आपका सॉफ्ट, मेटल पार्ट अगर क्या है आपका, मेटल क्या है आपकी सॉफ्ट मेटल लगी है सॉफ्ट, तो आपका क्या होगा, कौन डोनेट करेगा, सल्फर। आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट से सल्फर, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो थायोसाइनाइड है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही एटम क्या है आपके अवेलेबल होते हैं, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए टू द सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन ये बात सेंट्रल मेटल आयन पर डिपेंड करती है कि वो कौन सी साइड से इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड कौन सी साइड से मेटल को लिगेंड देगा। अगर क्या है आपका मेटल क्या है आपका हार्ड है, हार्ड मेटल है तो नाइट्रोजन पार्ट डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर आपका मेटल सॉफ्ट है तो क्या करेगा, सल्फर पार्ट डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, इतनी सी बात है कि हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स की नेचर देखनी है जो क्या रखते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो उसका हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है क्या है, वो हार्ड वाला पार्ट जो है वो मेटल आपकी हार्ड है, पहले तो मेटल को चेक कर लो, हार्ड है और उसे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, तो हम कहेंगे क्या, स्टेबल है। ठीक है, नेचर देख लेंगे। और अगर आपका क्या है, उसको सॉफ्ट वाला पार्ट डोनेट कर रहा है तो हम कहेंगे अनस्टेबल। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे SCN में क्या है, S और N दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन डोनेशन के काम में आ सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन तब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब मेटल आपकी हार्ड होगी, और अगर सॉफ्ट होगी मेटल तो सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये एक बार यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर अपनी लास्ट एप्लीकेशन चलते हैं, 5th नंबर की एप्लीकेशन, पहले यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं आपकी कैटलिस्ट पॉइजन। ठीक है, हम HSAB की प्रिंसिपल देख रहे हैं, HSAB प्रिंसिपल की एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसमें लास्ट एप्लीकेशन है आपकी कैटलिस्ट पॉइजन। देखते हैं एक बार। ठीक है, कैटलिस्ट आर यूज टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। सभी को पता है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए। रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटलिस्ट। लेकिन क्या होता है, बट सर्टेन सब्सटेंस विल डिक्रीज द एफिशिएंसी या रेट ऑफ कैटलिस्ट। आपको पता ही है कि लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं किसकी, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी, उसकी काम करने की जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। दे आर नॉन एज कैटलिस्ट पॉइजन, उन्हीं को हम कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। सबको पता है कि जो कुछ आपके सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं हम कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट का रेट घटाते हैं उन्हें हम कहते हैं, कैटलिस्ट का रेट या कैटलिस्ट की एफिशिएंसी घटाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। अब नेचर ऑफ द दीज पॉइजन्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल आयन। अब जो ये पॉइजन का नेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, मेटल आयन के नेचर पर। कैसे, इफ द मेटल आयन इज सॉफ्ट, अगर मेटल आयन क्या है आपका सॉफ्ट है, देन सल्फर, तब क्या होगा, सल्फर, आर्सेनिक, ब्रोमीन, आयोडीन आर यूज्ड एज पॉइजन्स। आपको याद रखना है कि अगर मेटल आयन सॉफ्ट है तो आपको सॉफ्ट से वही सल्फर, सॉफ्ट है तो सल्फर, आर्सेनिक, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होंगे, पॉइजन का काम करेंगे उस मेटल के लिए। लेकिन अगर आपका क्या है, मेटल आयन हार्ड है तो क्या होगा, देन नाइट्रोजन, तब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आर यूज्ड एज पॉइजन्स, तब हम उसको यूज करेंगे पॉइजन के लिए। ठीक है, बिकॉज दे विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद मेटल आयन। देखो ध्यान से, अगर आपका मेटल है वो कौन सा है, सॉफ्ट है तो हम सल्फर, आर्सेनिक, ब्रोमीन और आयोडीन को यूज करेंगे फॉर कैटलिस्ट पॉइजन के लिए। लेकिन अगर आपका मेटल क्या है, आपका हार्ड है, तो हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट पॉइजन्स। ठीक है, दे विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल आयन के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्लेटिनम यूज होता है किसके लिए, आर्सेनिक के लिए, फॉर प्लेटिनम के लिए क्या होगा, फॉर प्लेटिनम के लिए हम यूज करते हैं क्या, आर्सेनिक। क्यों यूज करते हैं, प्लेटिनम क्या है आपका, प्लेटिनम बड़ा हो गया ना आपका, इसका साइज बड़ा है तो प्लेटिनम कैसा हो गया, प्लेटिनम हो गया आपका सॉफ्ट मेटल। ठीक है, और सॉफ्ट मेटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्सेनिक। फिर हम देखेंगे Fe हमारा क्या है आपका, फॉर Fe की क्या है आपका, फिर से सॉफ्ट आ गया, तो सॉफ्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, H2S, सल्फाइड ले रहे हैं ना। फिर अगर PD देखें, PD क्या है हमारा, फिर से PD क्या है आपका, बड़ा है, तो हम क्या यूज करें इसके लिए, BaSO4 ले रहे हैं। लेकिन Na के लिए क्या ले रहे हैं हम, Na के लिए NH3 ले रहे हैं, क्योंकि Na आपका छोटा है, आपको पता है Na का साइज छोटा है इन सारों में। छोटे के लिए हम क्या यूज करें, यानी कि छोटा है Na का साइज, तो कैसा है, इस मेटल कैसा हुआ, हार्ड मेटल, और हार्ड है तो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, N वाला ग्रुप, यानी कि NH3 ले रहे हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, पॉइजन्स का काम करते हैं। पॉइजन्स का आपको पता चल गया,
कोई मेटल अगर हार्ड है, सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट के लिए सल्फर लेंगे, आर्सेनिक लेंगे, ब्रोमीन लेंगे और आयोडीन लेंगे एट ए कैटलिस्ट पॉइजन, एज अ कैटलिस्ट पॉइजन। और अगर आपका मेटल क्या है, आपका हार्ड है, तो हम नाइट्रोजन लेंगे, फ्लोरीन लेंगे और आपका ये लेंगे ऑक्सीजन, किसके लिए, एज अ कैटलिस्ट पॉइजन्स। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो HACCP प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये थी आपकी HACCP प्रिंसिपल्स की कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पर आपका HACCP प्रिंसिपल खत्म होता है। अभी इसकी जो थ्योरीज हैं HACCP प्रिंसिपल से रिलेटेड वो देख ले, सॉरी HACCP प्रिंसिपल से रिलेटेड, जो ये तो एप्लीकेशन वाला पार्ट था, आप देखेंगे थ्योरीज वाला पार्ट HACCP रिलेटेड से, जो HACCP प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं आपकी वो देखेंगे, उसके बाद लिमिटेशन एंड आपकी यूनिट नंबर 7 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करिए। चलिए, तो इतना नोट डाउन हो गया होगा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।